हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेके आई हूँ। देखिए, आपके आगामी आबकारी एवं प्रवर्तन सिपाही एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा इंपॉर्टेंट क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। क्लास का आज पार्ट 2 है। आप लोगों को पार्ट 1 पहले प्रोवाइड करा दिया गया है। आप लोगों ने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है, आप स्टडी विद एम पर विजिट कर लीजिए, क्योंकि हर एक पार्ट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है आबकारी एवं प्रवर्तन सिपाही एग्जाम के लिए। तो आप लोग पार्ट 1 भी देख लीजिए। और आपको डेली ये क्लासेस रात को 8 बजे प्रोवाइड किए जा रहे हैं स्टडी विद एम के द्वारा। तो पार्ट 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि आपके आगामी एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। और देखिए, टेलीग्राम ग्रुप पर भी क्विज कराई जा रही है आप लोगों को। साथ ही साथ स्टडी विद एम का जो कम्युनिटी बॉक्स है, वहाँ पे भी क्विज कराई जा रही है। दोनों ही जगह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, तो आप दोनों ही क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप जो है, यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स को भी डालते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा और ज्वाइन कर सकते हैं आप टेलीग्राम ग्रुप को। इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और चलिए, आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। इस क्लास में देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताना है। देखिए, कथन देख लेते हैं। पहला कथन है, वीरांगना तीलू रौतेली का जन्म पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में हुआ था। देखिए, ये कथन दिया गया है जो आपका, ये बिल्कुल सही है। वीरांगना तीलू रौतेली जो है, इनका जन्म हुआ था पौड़ी गढ़वाल में, पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में हुआ था। दूसरा कथन देखते हैं, तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम बिंदुली था। ये भी आपका बिल्कुल सही कथन है। तीलू रौतेली की जो घोड़ी थी, इसका नाम था बिंदुली। तीसरा कथन है, देखिए, तीलू रौतेली का मेला मसौ गांव में होता है। देखिए, ये कथन आपका गलत हो गया, क्योंकि तीलू रौतेली का जो मेला है, ये मसौ गांव में नहीं होता है। तीलू रौतेली का मेला रिखणी खाल में लगता है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, रिखणी खाल नामक स्थान पर तीलू रौतेली का मेला लगता है। और तीलू रौतेली जो है, इन्हें गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है, आप सभी को ही पता होगा। और जन्म हुआ था इनका कहाँ पर, गुराड़ गांव में, पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पाली पछाऊ किसका पुराना नाम था। देखिए, पाली पछाऊ आप सभी को पता होगा किसका पुराना नाम था। नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, अल्मोड़ा का ये पुराना नाम था, पाली पछाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिएगा, कथन दिए गए हैं आपके। पहला कथन है, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी में है, ये आपका सही कथन है। सीतावनी का रामनवमी मेला रामनगर में लगता है, ये भी आपका सही कथन दिया गया है। और तीसरा कथन है, देखिए, हल्द्वानी कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हल्द्वानी कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपका सही कथन है। और चौथा कथन दिया गया है, हल्द्वानी राज्य का दूसरा बड़ा नगर निगम है। देखिएगा, हल्द्वानी राज्य का दूसरा बड़ा नगर निगम नहीं है, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। हल्द्वानी राज्य का तीसरा बड़ा नगर निगम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे लेवल के रखे गए हैं, क्योंकि देखिए, आपका जो पैटर्न है वो आयोग द्वारा लगातार चेंज कर लिया जा रहा है। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग डेली बेसिस पे इन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। तो हल्द्वानी जो है, ये राज्य का दूसरा नहीं, तीसरा बड़ा नगर निगम है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और हल्द्वानी नगर निगम कब बनाया गया, ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। वर्ष 2011 में से नगर निगम बनाया गया है, और तीसरा बड़ा नगर निगम है ये राज्य का, ये आपको याद रखना है। आधुनिक हल्द्वानी के निर्माण की बात करें, तो आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण वर्ष 1834 में विलियम ट्रेल ने किया था। और हल्द्वानी में जो नहरें बनाने का कार्य किया था, वो कमिश्नर रैमजे ने किया था। 1 सितंबर 1966 को हल्द्वानी को नगर पालिका घोषित किया गया। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट मैं बताती हूँ, तो आप हो सके तो इन्हें नोट डाउन करते चलिएगा, ताकि आपका कोई भी पॉइंट स्किप ना हो। चलिए, अगला देखते हैं,
उत्तराखंड कुली बेगार प्रथा के लेखक हैं। उत्तराखंड कुली बेगार प्रथा, देखिए आप सभी को ही पता होगा, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा कुली बेगार प्रथा के बारे में। तो कुली बेगार प्रथा जो है ये ब्रिटिश कुमाऊं में 1815 से लेकर वर्ष 1921 ईस्वी तक रही थी। और कुली बेगार आंदोलन जो है इसे रक्तहीन क्रांति की संज्ञा भी दी गई थी। किसने दी थी, एक बार पूछ लिया गया था आयोग के द्वारा। तो कुली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी गांधी जी ने, ये आपको याद रखना है। और कुली बेगार प्रथा पर एक पुस्तक लिखी गई है और इस पुस्तक के लेखक हैं शेखर पाठक। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो देखिए सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला पूछ लिया जाए तो पंत जी को वर्ष 1960 में कला व बूढ़ा चांद रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कला व बूढ़ा चांद। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। सुमित्रा नंदन पंत, इनके जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 20 मई वर्ष 1900 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, कौसानी में, उत्तराखंड राज्य के कौसानी में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम था इनका गोसाई दत्त। वर्ष 1961 में इन्हें पद्म भूषण और वर्ष 1968 में इन्हें चितंबरा रचना के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंदों के समय लिया जाने वाला कर भाग कर का संबंध था। तो देखिए भाग कर जो है ये चंदों के समय लिया जाने वाला कर था और इस कर का संबंध किससे है बताना है। तो देखिए भाग कर का संबंध किससे है, घराटों पर लगने वाला ये कर था। तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हर परिवार पर लगने वाला कर, देखिए चंदों के समय हर परिवार यानी प्रति परिवार जो कर लगता था इसे कहा जाता था मौ कर। तो मौ नामक कर प्रति परिवार लगता था चंद शासन काल में। युद्ध के समय लिया जाने वाला कर कौन सा है पूछ लिया जाए आप लोगों से तो ये कर था मांग नामक कर। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। और 100 का व्यापारियों से लिया जाने वाला जो कर था ये कौन सा कर था, कनक नामक कर। ये सभी कर जो है ये चंदों के समय प्रचलित थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए इंद्र का अखाड़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका मौज की जगह लेना। अगला देखिएगा, कुछ देखिएगा यहाँ पे मुहावरे जो हैं वो बहुत अच्छे लिए गए हैं ताकि देखिए इस तरीके का पैटर्न आयोग रख रहा है। आपने कुछ पेपर देखे होंगे आयोग के पहले, जो मुहावरे हैं वो ज़्यादातर वो पूछ रहा है। तो मैंने यहाँ पे मुहावरे भी इंक्लूड किए हैं। आप लोग एंड तक बने रहिएगा, क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की, तो एंड तक बने रहें, इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए अगला है आपका, जखी देखी तवा परात बखी बिताई सारी रात। कुमाऊनी मुहावरे का अर्थ है। कुमाऊनी ट्रेंड चला है आयोग, देखिए कुमाऊनी जो मुहावरे है उसका अर्थ पूछ ले रहा है। तो यहाँ पे मैंने कुमाऊनी जो मुहावरे हैं वो भी इंक्लूड किए हैं। कुमाऊनी मुहावरा है आपका जखी देखी तवा परात बखी बिताई सारी रात। इसका अर्थ बताना है तो इसका अर्थ हो जाएगा अपनी सुविधानुसार स्वार्थ सिद्ध करना। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, भवी माँ खुटानी धरेंदा मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए भवी माँ खुटानी धरेंदा, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो करेक्ट आंसर है अत्यंत हर्षित होना। कुमाऊनी मुहावरे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आजकल आप आयोग का ये ट्रेंड चला है कुमाऊनी मुहावरा रखने का पेपर में, तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा। अगला देखेंगे, कत्यूरी शासनकाल में कर अधिकारी को क्या कहा जाता था। कत्यूरी शासनकाल में कर अधिकारी को क्या कहा जाता था, कर लेने वाले जो अधिकारी होते थे इनको कहा जाता था शौल्किक। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आप लोगों को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है, जल्दी से आप लोग लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सेशन आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। आपके आबकारी एवं प्रवर्तन सिपाही एग्जाम तक ये क्लास कंटिन्यूसली चलेंगी रात को 8 बजे। आप स्टडी विद एम के साथ बने रहिएगा एंड आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासेस को शेयर करना है, सपोर्ट कीजिएगा
ताकि और भी क्लासेस में आप लोगों के लिए लेके आऊँ। जीएस भी इसमें इंक्लूड किया गया है, जीएस की भी तैयारी आपकी यहीं से होती चलेगी। और साथ ही साथ हिस्ट्री भी कुछ टाइम बाद हिस्ट्री के अलग से सेपरेट जो क्लासेस हैं वो भी मैं आपको दूंगी। साथ ही साथ ज्योग्राफी और आपको कंप्यूटर वगैरह के भी जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा इन क्लासेस को, सपोर्ट आपका बेहद ज़रूरी है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला है भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो देखिए भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1969 से लेकर वर्ष 1974 तक लागू की गई थी। ये आपको याद रखना है। तो कब से कब तक ये योजना लागू थी? वर्ष 1969 से लेकर 74 तक। और इस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो शिक्षा के मानकों में सुधार लाना था। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, उद्देश्य क्या था और कब से कब तक ये योजना चली थी, ये आपको याद रखना है। चौथी पंचवर्षीय योजना के समय इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था इस योजना के दौरान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो देखिएगा बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 15 वर्ष। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुपर कंप्यूटर फ्लॉपी की क्षमता क्या होती है? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। अगला देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की? तो देखिए बलवंत राय मेहता समिति ने क्या किया था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। वर्ष 1957 में योजना आयोग द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया था। यानी कि बलवंत राय मेहता समिति जो है इसका गठन वर्ष 1957 में किया गया। नवंबर 1957 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय कौन सी, 3 स्तर कौन कौन से थे? ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर। तो 3 स्तर इसे त्रिस्तरीय इसे लागू करने का सुझाव दिया था। और देखिएगा वर्ष 1958 की अगर मैं बात करती हूँ तो वर्ष 1958 में राष्ट्रीय परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश स्वीकार की और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। वर्ष 1993 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो देखिएगा इनमें से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है मूल्य संवर्धित कर। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? रेड क्रॉस जो है इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? जेनेवा में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रेड क्रॉस इसकी स्थापना की बात की जाए 1863 में, वर्ष 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने जिनेवा में इसकी स्थापना की। हेडक्वार्टर भी आपका इसका जिनेवा में ही है। और देखिए रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है पूछ लिया जाए तो रेड क्रॉस दिवस या रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो देखिएगा यहाँ पे कौन सी जनजाति अपनी जोड़ी से सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोडा केरल।
टोडा जो जनजाति है ये केरल में नहीं निवास करती है। टोडा जनजाति के लोग कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी पठार पर रहते हैं और ये लोग कौन सी भाषा? टोडा भाषा बोलते हैं। कोटा का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। गद्दी जनजाति का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। भील का संबंध है गुजरात से। तो ये आपको याद रखना है। तो कौन सा सही नहीं है बताना था। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखते हैं, ऑस्ट मास्टन ने उत्तर गढ़वाल के लिए पंचवर्षीय योजना कब बनाई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वर्ष 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, मणिपुर की मध्य घाटी में संघ केंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है। मणिपुर की मध्य घाटी में संघ केंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है क्या? मैतेई। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, देश का 33वां हाथी रिजर्व कौन सा है जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तराई हाथी। इस हाथी रिजर्व का नाम है तराई हाथी। तराई एलिफेंट रिजर्व देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व है। याद रखेंगे ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश का ये दूसरा एलिफेंट रिजर्व है। अक्टूबर 2023 में तराई एलिफेंट रिजर्व को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। तो ये आपका करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप लोग इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।